राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के तहत विचार होने वाले विषयों को मंजूरी दी। छठ पूजा 2025 का आज अंतिम दिन, जिसमें सूर्य देव की आराधना की जाती है। भक्त सूर्योदय के समय उन्हें अर्घ देते हैं, जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। छठ पूजा में सूर्योदय का विशेष महत्व है। राजधानी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का पहला परीक्षण हो गया है। आज बुराड़ी और करोलबाग इलाके में कानपुर से आए विमान ने क्लाउड सीडिंग की। चक्रवाती तूफान मोन्था भारत के तटीय इलाकों के लिए खतरा बना हुआ है। तूफान के कारण दक्षिण भारत में भारी बारिश जारी है। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर तंज कसने के बाद कांग्रेस नेता को राज्य के प्रतिभा भंडार पर सवाल उठाने के लिए बेवकूफ कहने पर वाकयुद्ध छिड़ गया। छठ पर्व के समापन के साथ ही बिहार पूरी तरह चुनावी रंग में आ गया है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता राज्य भर में रैलियां और जनसभाएं शुरू कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। देव दीपावली से पहले काशी के घाटों पर संगीत, नृत्य व लोक कलाओं की संगीतमय सरिता बहेगी। मां जानवी के पावन तट पर इस वर्ष गंगा महोत्सव का आयोजन 1 से 4 नवंबर तक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिवसीय छठ पर्व के समापन पर श्रद्धालुओं को शुभकामना दी और कहा कि इससे देश की भव्य परंपरा की दिव्य झलक देखने को मिली। चक्रवात मोन्था का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जहां दक्षिण भारत में लगातार हाई अलर्ट जारी है, वहीं तटीय क्षेत्रों में समुद्र में तूफानी लहरें उठ रही थी। दिल्ली नगर निगम की 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। दिल्ली चुनाव आयोग ने 12 नगर पार्षदों के रिक्त पदों को भरने के लिए एमसीडी उपचुनाव की तिथि घोषित कर अधिसूचना जारी कर दी है। छठ पूजा के संपन्न होने के बाद दिल्ली सरकार की मंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को वासुदेव घाट पर सफाई अभियान में भाग लिया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट सहयोगी कपिल मिश्रा और विभागीय टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता ने कहा कि भव्य आयोजन के बाद घाट की स्वच्छता बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हर त्योहार तभी पूर्ण होता है जब उसके उपरांत भी परिवेश स्वच्छ और सुंदर बना रहे। सफाई कार्यक्रम के पश्चात छठ व क्लाउड सीडिंग जैसे विभिन्न मुद्दों पर सीएम ने मीडिया से बात की और अपने विचार रखे। क्या कहा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर, आप भी सुने। स्वच्छता अभियान तो 12 महीने 24 घंटे और 7 दिन का है। लगातार होने वाला एक प्रयास है जो सरकार के द्वारा भी किया जाना चाहिए और लोगों के द्वारा भी किया जाना चाहिए। इतना बड़ा महापर्व दिल्ली में अभी जो मनाया गया, इससे पहले दिवाली हुई, इससे पहले अनेकों ऐसे मौके लगातार आए जब हमने विशेष स्वच्छता अभियान चला करके दिल्ली को एक बार मिशन मोड पे साफ करने की दिशा में प्रयास किए। छठ का महापर्व भी गली गली कूचे कूचे मनाया गया। ज़रूर कुछ ना कुछ तो गंदगी रहती ही है, तो उसको विशेष अभियान के माध्यम से साफ करने के लिए हम सब प्रयास करेंगे। आज इसी वासुदेव घाट पे, जिस पे कल आज सुबह तक बहुत ही भव्य छठ और जहाँ पे लाखों श्रद्धालु यहाँ पे थे, तो हमने तुरंत प्रभाव में सफाई अभियान शुरू किया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यमुना जी के ऊपर भी जो थोड़ा बहुत वो है उसको भी साफ़ किया जा रहा है और पूरा प्रेमिसेस भी ये साफ़ किया जा रहा है वासुदेव घाट का। ऐसे ही पूरी दिल्ली पे हमने अपनी जनप्रतिनिधियों से और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि हर जगह विशेष प्रयास करके हम अपने आसपास ज़रूर देख लें कि किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना हो। विभाग के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से उस गंदगी को हटाने का प्रयास करें। जो कृत्रिम वर्षा वाला विषय है, लगातार हम क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के अलग अलग तरह के स्टेप्स ले रहे हैं, उसमें जो भी संभव प्रयास सरकार के द्वारा हो सकता है उसे हम करना चाहते हैं।
तो हर चीज़ को हमने ट्राई किया है और इसीलिए क्लाउड सीडिंग को भी हमने एक ट्रायल दिया है कि इसके माध्यम से यदि दिल्ली के पॉल्यूशन की समस्या का समाधान हो सकता है तो हमें करना चाहिए। पर ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं इसमें से क्या निकल के आता है। और एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक समाधान जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा वो निकल के आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है क्लाउड सीडिंग पे। आपका बादल, उसमें नमी के साथ में हवाएं, ये सब कुछ किस तरीके से परिस्थितियां बनाते हैं, वो कितना सफल हो पाता है, ये अपने आप में हम सब के लिए भी नया है, क्योंकि दिल्ली में पहली बार है। पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये ट्रायल सफल हों और दिल्ली को इसका लाभ मिले। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अपने सदस्य डॉक्टर सुशील गर्ग को PCPNDT एक्ट के तहत आरोप मुक्त किए जाने के बाद उनके समर्थन में आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। एसोसिएशन ने सभी डॉक्टरों से अपील की है कि वे इस कानून के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें। डीएमए के अनुसार PCPNDT एक्ट 1954 में लागू हुआ था और 2003 में संशोधित किया गया था ताकि लिंग निर्धारण और भ्रूण हत्या जैसी अवैध प्रथाओं पर रोक लगाई जा सके। एसोसिएशन ने कहा कि हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें जांच एजेंसियों ने PCPNDT पंजीकृत केंद्रों के खिलाफ गलत आरोप लगाए, जिससे चिकित्सकों को अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। एसोसिएशन ने बताया कि वर्ष 2016 में दिल्ली स्थित एक सोनोग्राफी केंद्र पर हरियाणा की टीम द्वारा PCPNDT एक्ट के तहत एक डिकाई केस में झूठे आरोप लगाए गए थे। इस टीम का नेतृत्व डॉक्टर कुलदीप सिंह कर रहे थे, जबकि दिल्ली टीम की जिम्मेदारी डॉक्टर संदीप गौतम के पास थी। छापेमारी के बाद पीड़ित डॉक्टर सुशील गर्ग ने सभी दबाव और गैर कानूनी मांगों का विरोध किया और कानूनी लड़ाई लड़ी। 7 वर्षों तक चली इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर गर्ग को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश त्यागी ने कहा, यह फैसला डॉक्टर समुदाय के मनोबल को मजबूत करता है। डॉक्टर सुशील गर्ग ने सच, न्याय और पेशेवर ईमानदारी के लिए जो संघर्ष किया वह प्रेरणादायक है। यह जीत इस विश्वास को दोहराती है कि न्याय देर से ही सही लेकिन मिलता अवश्य है। एसोसिएशन ने कहा कि वह अपने प्रत्येक सदस्य के साथ खड़ी है जो ईमानदारी से चिकित्सा पेशे के सिद्धांतों का पालन करते हुए चुनौतियों का सामना करते हैं। डीएमए ने सभी डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे PCPNDT एक्ट के नियमों और प्रक्रियाओं का कठोरता से पालन करें ताकि चिकित्सा पेशे की गरिमा बनी रहे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करेगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इस आयोग की सिफारिशें लगभग 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को लाभ देंगी। आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई होंगी। वहीं कैबिनेट ने रबी सीजन 2025-26 के लिए 37,952 करोड़ रुपए की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दी है। सरकार ने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर के लिए नई सब्सिडी दरें तय की हैं, जो पिछले वर्ष से करीब 14,000 करोड़ रुपए अधिक है। ये दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। आज साथियों, सबसे पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। प्रोफेसर पुलक घोष फ्रॉम बैंगलोर, आई एम
and Mr. Pankaj Jain, who is Secretary Petroleum and Natural Gas, he will be the member secretary. दूसरा बड़ा फैसला लिया गया साथियों आज, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर रबी सीजन। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लेते हैं और इसमें बहुत किसानों की इनकम प्रोटेक्ट हो, उनको सारे इनपुट्स कम कॉस्ट पे मिले, नए तरीके से खेती कर सकें, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर सकें, हर तरीके से क्रॉप की इंश्योरेंस हो, हर तरीके से खेती के हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ध्यान दिया है। आज जो फैसला लिया गया है वो है जो हमारे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, उसके अंडर पी और के, वैसे पीके का कुछ और भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ पी और के, फास्फोरस और पोटैश और सल्फर, इसकी जो 28 ग्रेड्स ऑफ पीएनके फर्टिलाइजर हैं, उन सबका सब्सिडी का प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ। और जैसा आपने पहले भी पिछले कैबिनेट ब्रीफिंग्स में देखा है, जो बड़े फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस कितने हैं, किस तरह से कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है, किस तरह से डिलीवर्ड प्राइसेस हमारे होते हैं, ओवरऑल सारे फैक्टर्स को मिला के जो बैलेंस्ड यूज करने के हिसाब से जो डिसाइड होता है वो आज डिसाइड किया गया है। और फास्फोरस, पोटैश और सल्फर के रुपीस पर किलोग्राम, नाइट्रोजन का भी NPKS, इनका रुपीस पर किलोग्राम के ये प्राइसेस डिसाइड हुए हैं। P और S न्यूट्रिएंट्स है जो कि इसमें रबी में काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज होते हैं, उसके प्राइस करीब 1 to 10% हायर है कंपेयर टू द प्रीवियस प्राइसेस। देन कैबिनेट अप्रूव्ड अबाउट 37,952 करोड़ रुपीस का इसका जाएगा टोटल आउटगो, और 1 अक्टूबर 2025 से ये रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। DAP और TSP, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों सबसे बड़े हाईली कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर के कंपाउंड्स हैं। इनका करीब 60% इन दोनों का होता है कंजम्पशन। इन दोनों के लिए एक स्पेशल पैकेज भी रखा गया है जिससे कि जो फार्मर्स को, किसानों को जो रेट मिले वो रेट बिल्कुल कांस्टेंट रहे, वो बिल्कुल ना बढ़े। ओवरऑल ये सारा का सारा जो पूरा प्रोग्राम है, इससे हमारे किसानों को इस रबी सीजन में बहुत बड़ी राहत मिलेगी और उनके लिए कोई भी रेट आगे ना उनके लिए कोई रेट बढ़ेगा नहीं, और जो भी एक्स्ट्रा बर्डन होगा वो बर्डन सरकार वहन करती है। इस तरह का ये फैसला है साथी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब की गुरुचरण यात्रा के स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह यात्रा हमें उस गौरवशाली गुरु परंपरा से जोड़ती है जिसने भारत की संस्कृति, साहस और बलिदान की भावना को नई दिशा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु परंपरा ने राष्ट्र को आस्था ही नहीं बल्कि सेवा और बलिदान का आदर्श भी दिया है। मैं सबसे पहले गुरुचरण यात्रा के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस यात्रा को स्वयं पहले दिन से ही अपनी इस विरासत को समाज को समर्पित करने के लिए और आज स्वयं यहाँ पर आगमन करके इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। उनका भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारी परंपरा में ये मान्यता है कि जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। अर्थात गुरुवाणी में अंकित है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र हो जाता है। और यह हम सब का सौभाग्य है कि गुरु चरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज के पावन चरण पादुका
और गुरु साहिबा की पावन चरण पादुका के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस यात्रा के जो मार्गदर्शक हैं और जिनकी प्रेरणा से ये यात्रा और इस पूरे कार्यक्रम के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे केंद्रीय मंत्री जो देश के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निरंतर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं, ऐसे सरदार हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमें जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर इस शहीदी वर्ष में हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उस अवसर पर हमें गुरु चरण यात्रा के माध्यम से इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, सिख गुरुओं का भारत की सनातन परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहबजादों का बलिदान भारत के इतिहास को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आप याद करिए, पिछले लगभग 250 वर्षों से गुरु महाराज की इस पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की इन पावन चरण पादुका को, जो पहले अखंड भारत का हिस्सा है, जो पाकिस्तान में था, वहां से सुरक्षित रख करके आज उसे देश की विरासत के रूप में गुरु महाराज की पावन जन्मस्थली पटना साहिब में स्थापित करने के लिए ये यात्रा दिल्ली से चली और लगातार अपनी यात्रा के अलग अलग पड़ावों में आपने देखा होगा किस प्रकार का उत्साह का वातावरण है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस यात्रा के लिए स्वयं भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उनका इस यात्रा में प्रत्यक्ष जुड़ाव, अपनी पारिवारिक विरासत को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, यह अभिनंदनीय है। मैं इस पूरी यात्रा के साथ याह्यागंज का हमारा गुरुद्वारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियां इस गुरुद्वारे से जुड़ी हुई हैं। इस गुरुद्वारे के बारे में कई बार मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग इन परंपराओं को आगे इसी प्रकार से क्षुण्ण बनाए रख पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं गुरु चरण यात्रा के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से इस पूरी यात्रा के साथ चल रहे सभी पदाधिकारियों को हृदय से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. बिहार पूर्वांचल स्वराज संघ सोसाइटी बसई दारापुर के अध्यक्ष कमल किशोर जी की ओर से छठ महापर्व के पावन अवसर पर समस्त राष्ट्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार छठ पूजा समिति मानसरोवर गार्डन के प्रधान शंभू शाह एवं समिति के सभी पदाधिकारियों की ओर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों को लल्लन झा, राजू खान,
जवाहर कैंप कीर्तिनगर की ओर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक इंडिया दर्पण, DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका की ओर से सभी देशवासियों को दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोलकाता में आयोजित प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रवासी बंधुओं को आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस में शामिल होने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अपनी मेहनत और प्रतिभा से राजस्थान का गौरव बढ़ाने वाले प्रवासी भाई बहनों ने प्रदेश के विकास, आर्थिक प्रगति और सामाजिक उत्थान में अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रवासी राजस्थानियों की सक्रिय भागीदारी विकसित राजस्थान के निर्माण में नई ऊर्जा का संचार करेगी। आज के इस प्रवासी राजस्थान मीट कार्यक्रम में सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर में आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी प्रवासी राजस्थानियों के बीच में कोलकाता आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हम सभी के लिए अति हर्ष तथा गर्व का विषय है कि बंगाल की अर्थव्यवस्था में आप राजस्थानियों का महत्वपूर्ण योगदान है। और मुझे कहने में यह कोई संकोच नहीं है कि अभी से नहीं, आजादी से पहले से यह राजस्थानियों का बहुत बड़ा इस क्षेत्र के अंदर काम रहा है। और आपने जिस तरह से बंगाल की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, निश्चित रूप से ये राजस्थान की आपकी जन्मभूमि आप पर गौरव प्रदान करती है कि आपने अपनी मेहनत से, अपने विवेक से, अपने सामर्थ्य से और राजस्थान की उस मिट्टी की खुशबू से आपने पूरे बंगाल में राजस्थान का नाम रोशन किया है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मुझे धन्यवाद इस बात का भी देना चाहता हूं, ये बंगाल के अंदर ही नहीं, राजस्थान का कोई भी भाई दुनिया के किसी भी देश में गया है या देश के किसी प्रदेश में गया है, मुझे इस बात की खुशी है कि उसने मां राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को फैलाने का काम किया है। राजस्थान हमारा देश में पहला प्रदेश है, इसलिए जमीन भी हमारे पास है। तो आप देख रहे हैं लगातार सोलर में हमारा कितना काम हो रहा है। और हमने कहा था, राजस्थान के किसानों से भी कहा, उद्योगपतियों से भी कहा, राजस्थान के किसानों से हमने कहा कि हम आपको दिन में बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, पिछले 22 महीनों में राजस्थान में 22 जिलों में हम किसान को दिन में बिजली देने का काम हमने प्रारंभ कर दिया है। और 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। उसके क्षेत्र में भी लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। अभी हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी भी आवश्यकता हमें पड़ रही है, क्योंकि देश के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर भी बनने वाला है और अपने ही प्रदेश में नहीं, दूसरे प्रदेशों में बिजली देने वाला भी है। और हमारा किसान भी अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी हमारा बन रहा है, क्योंकि हम उसके यहां भी सोलर के माध्यम से उसको बिजली दे रहे हैं और बची कुची बिजली को हम लेंगे, इसलिए वो अन्नदाता भी रहेगा और ऊर्जादाता भी बनेगा। लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में हमारी काम कर रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि आप प्रदेश के निवेश अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या कोई भी क्षेत्र हो। आप हर क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं और अपने व्यापार का
विस्तार राजस्थान में कर सकते हैं। अपने पैतृक गांव, कस्बों, शहरों, राज्य के विकास में अपना सहयोग राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपकी सलाह, आपके अनुभव, आपका निवेश और आपका योगदान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और मैं कई क्षेत्रों में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे राजस्थान उन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं राजस्थान के अंदर काम करने की बहुत गुंजाइश है। आप किसी भी क्षेत्र में आ सकते हैं। राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में आप आएंगे, अपना मन बनाएंगे, जहां काम आप यहां करते हैं वो काम वहां भी कर सकते हैं। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने 2 यूनिट या 3 यूनिट यहां लगाई हैं तो 1 यूनिट अवश्य राजस्थान में लगाना और फिर उसका मुनाफा देख लेना कि यहां की ज्यादा मुनाफा है और वहां की ज्यादा मुनाफा है। यह भी मैं कहना चाहता हूं। हर वर्ष की तरह इस बार भी खटीमा के संजय रेलवे पार्क स्थित छठ घाट पर पूर्वांचल समाज ने हर्षोल्लास के साथ छठ महापर्व मनाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित किया। उन्होंने सभी पूर्वांचल समाज की महिलाओं और श्रद्धालुओं को लोक महापर्व छठ की शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पूजा हमारी सनातन संस्कृति की दिव्य परंपरा का प्रतीक है, जिसमें आस्था, अनुशासन, तपस्या और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का सुंदर संगम झलकता है। उन्होंने सभी के लिए सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। छठ मैया सब प्रकार से हम सब पर कृपा करें। साथ ही में पूर्वांचल सेवा समिति के समस्त पदाधिकारियों का, उनके साथ आयोजक मंडल का भी बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। भाइयों बहनों, आज का ये पावन पर्व हमारी सनातन संस्कृति की उस उज्जवल परंपरा का प्रतीक है जिसमें आस्था, अनुशासन, तपस्या और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का एक साथ भाव दिखाई देता है। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, पारिवारिक संस्कारों का महापर्व है। एक कठिन व्रत हमारी माताएं बहनें करती हैं। ये पर्व हमें प्रकृति और पर्यावरण के बारे में इसके महत्व को बताता है। और छठ महापर्व भारत की उस संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसमें उगते सूर्य के साथ ही ढलते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, अर्घ्य अर्पित किया जाता है, जो अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। छठ पर्व की विशेष बात यह है कि यह लोक आस्था का पर्व है। हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाते हैं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो या हमारा उत्तराखंड हो। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में भारत के सनातन संस्कृति का वैभव आज संपूर्ण विश्व में हर दिशा में दिखाई दे रहा है। संपूर्ण विश्व में भारत की सनातन संस्कृति पहुंच रही है। हमारी सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनसे प्रेरणा लेकर उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और अभी एसपी सिंह जी ने मुझे एक ज्ञापन दिया है, और खटीमा तो मेरा घर ही है और आप सब मेरा परिवार है। इसलिए खटीमा में अभी एसपी सिंह जी ने बहुत सारी बातें मुझे दी हैं। इसमें गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस की बात कर रखी है। मैं इसको निश्चित रूप से टनकपुर बड़ा एक गंतव्य स्थल बनता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि सभी ट्रेनें जो बरेली पीलीभीत पर जिनका स्टॉपेज होता है वो पीलीभीत बरेली से चलती हुई टनकपुर तक भी पहुंचे। मां पूर्णागिरी का धाम, शारदा मैया का धाम, मैं जरूर इसके लिए भारत सरकार में रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।